Good evening, everyone. Today we are going to discuss another topic related to crypto coin that we have discussed earlier, mainly Terra and Luna 2.0. Its title is given here: Information Asymmetry, Free Entry, Free Exit, Amidst Market Instability, Case of Terra and Luna 2.0. And in the bracket we have written new wine in old bottle. So before we proceed ahead to discuss this topic, let me elaborate the real essence of this topic. इस टॉपिक का जो अर्थ है वो ये है कि क्रिप्टो कॉइन मार्केट जहाँ पे इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिकल है, एक तरफ प्लेयर्स हैं और एक तरफ इन्वेस्टर्स हैं। प्लेयर्स जो टेक्नोलॉजी को मैनेज कर रहे हैं, जो ओनर्स हैं टेक्नोलॉजी के, और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा तारतम्य नहीं है, कि सिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है वहाँ पे। साथ ही साथ ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की, कोई रोक टोक नहीं है। आप किसी तरह से अंदर जा सकते हैं मार्केट छोड़ के और बाहर आ सकते हैं कभी भी। और अभी जो पिछला क्रिप्टो क्रैश हुआ था मई 8 में 2022 में, उसकी राख भी नहीं ठंडी हो पाई, मार्केट स्टेबलाइज भी नहीं हुआ, पूरी तरह नॉर्मलाइज भी नहीं हुआ। कि इस बीच जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ, मेनली वो लूना कॉइन था और टेरा स्टेबल कॉइन था। और उन्होंने दोबारा एक नई ब्लॉकचेन तैयार करके टेरा 2.0 उस पर एक नया टोकन जारी किया है, लूना 2.0। तो ऐसी परिस्थिति में जहां मार्केट स्टेबलाइज भी अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से, क्रिप्टो कॉइन मार्केट उतार चढ़ाव बढ़ाव देखे जा रहे हैं, कोई नॉर्मलसी अभी अटेन नहीं कर पाई है कोई भी करेंसी। वहां पे ये नया एक्सपेरिमेंट क्या कारगर होगा या नहीं, तो जो फिलहाल लगता है, इट मोर लुक्स लाइक अ न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल। और न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल एक बिब्लियोग्राफिकल सेंस है इसका यूज में, कि इफ वी पुट न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल्स, द बॉटल विल क्रैक एंड द वाइन विल स्पिल आउट। तो कुछ वैसा आसार इस नए टोकन का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी पर आज की नज़र हमारी रहेगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक, सरकार और वर्ल्ड बैंक, IMF, जितनी भी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी नज़र रहेगी। और इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, इसलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन के रूप में दिया हुआ है। और वो बैकग्राउंड क्या है कि यहाँ लिखा है, एट ए टाइम व्हेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड प्लेयर्स एग्जिस्ट। यानी एक ऐसे वक्त पे, जो बात अभी आपको बताई, कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ओनर्स हैं टेक्नोलॉजी के, जिन्होंने ब्लॉकचेन वगैरह तैयार की है, उनके बीच पर्याप्त एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है। यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिमेट्रिकल नहीं है कि दोनों को एक दूसरे की बातें पूरी तरह पता हों। और ऐसे में मार्केट अभी स्टेबलाइज भी पूरी तरह नहीं हुआ, और ये जो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट की कंडीशन डेफी सिस्टम में अवेलेबल है, ऐसे में जो मॉरल हैजर्ड की समस्या उत्पन्न हुई थी पिछली बार, जब मैंने बताया 8 मई को तमाम क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो क्रैश की थी। तो कई बार किसी प्रिंसिपल के इमोरल बिहेवियर की वजह से पूरी मार्केट को
जोखिम का सामना, रिस्क का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से जो नुकसान उठाना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, उसका कोई मैकेनिज्म इस क्रिप्टो कॉइन मार्केट में नहीं है। और मार्केट्स में भी है, लेकिन यहां पर स्थिति थोड़ी फर्क है। यहां पे क्रैश इतना ज़बरदस्त है कि जैसे लूना, और अगर हम टेरा स्टेबल कॉइन की बात करें तो उसकी वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल लेवल पर पहुंच गई, यानी एक तरह से करेंसी ख़त्म हो गई। टेरा स्टेबल कॉइन को तो अबेंडन ही कर दिया गया। तो ये जो कई बार इमोरल बिहेवियर अगर प्रिंसिपल का है और वो जो मॉरल हैजर्ड की समस्या है उसको कैसे ओवरकम करें, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। और यहां पर उस मैकेनिज्म को शायद दृष्टिगत रखते हुए एक नई करेंसी इन लोगों ने जारी की है, टेराफॉर्म लैब्स वालों ने, जिनका टेरा स्टेबल कॉइन था और लूना क्रिप्टो करेंसी थी। उन्होंने नया लूना निकाला है जिसका यहाँ नाम दिया हुआ लूना 2.0। पहला लूना जो है वो लूना क्लासिक में तब्दील हो गया है और ये लूना 2.0 है। और इसकी एयर ड्रॉप इसको किया गया है, यानी ये सीधे वॉलेट में डाला गया है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके। कितना डाला गया उसकी भी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो उनके वॉलेट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है। और एयर ड्रॉपिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, टोकन एयर ड्रॉपिंग्स की, ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि लोगों, इन्वेस्टर्स को इंड्यूस किया जाए कि वो इसमें और पैसा लगाएं। तो एक इंड्यूसमेंट के तौर पे उनके अकाउंट में, उनके वॉलेट में डाला जाता है। और टेरा लूना के केस में ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ कंपेंसेटिंग इन्वेस्टर्स टू सम एक्सटेंट, टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन इट इज़ मोर ऑफ ए वे टू इंड्यूस इन्वेस्टर्स टू अगेन इन्वेस्ट in the new cryptocurrency, in the new crypto coin, in the new crypto token, mainly Luna 2.0, so that whatever losses that have incurred could be compensated through this new Luna token. लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी एडवर्स सिलेक्शन की है जो यहाँ लिखा हुआ है कि रादर इट इज मोर अ वे टू इंड्यूस इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन न्यू टोकन दैट मे कॉज पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। ये भी एक चीज इसमें दिखाई पड़ती है। और यही चीज यहाँ लिखी है कि दिस इज व्हाट वन कुड इन्फर फ्रॉम रोल आउट ऑफ न्यू टोकन्स आफ्टर क्रैश इन वैल्यू ऑफ ओरिजिनल टेरा स्टेबल कॉइन एंड लूना सीसी में लूना क्रिप्टो कॉइन जो पहले एग्जिस्ट करता था। ये एक इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो नया लूना आया 2.0 और उसको जो एयर ड्रॉप या ट्रांसफर किया गया डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स में, तो उससे एक इन्फ्रेंस ये दिखाई पड़ता है। लेकिन इस इन्फ्रेंस की संभावना कि लोग इसमें अधिक इन्वेस्ट करें और एक पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स सिलेक्शन हो, क्योंकि मान लीजिए ये भी कॉइन अगर क्रैश करता है तो जाहिर सी बात है इट विल बी एन एडवर्स सिलेक्शन फॉर द इन्वेस्टर। लेकिन इसकी संभावना यहाँ कम दिखाई पड़ती है कि इन्वेस्टर्स इस जाल में फिर से फंस पाए, क्योंकि बहुत सी इकोनॉमिक में थ्योरीज हैं और एक थ्योरी है रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस की। तो यहाँ लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ सच इन्फरेंस ऑफ गेटिंग कॉट इन एडवर्स सिलेक्शन इज नॉट इन लाइन विद रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो एडवर्स सिलेक्शन की संभावना कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस में यहाँ दूसरे पैराग्राफ में दिया है कि क्या मतलब है कि रैशनल RATX है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस सजेस्ट people may be wrong some of the time, but on an average are correct। कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस में लोग हो सकता है कि कुछ समय गलत हो, लेकिन ऑन एन एवरेज दे आर करेक्ट। और वो करेक्ट है इसका मतलब है पीपल लर्न टू रेक्टिफाई देयर पास्ट मिस्टेक्स।
तो अगर हम पास्ट को ध्यान में रखते हैं और गलतियों को सुधारते हैं तो एडवर्स सिलेक्शन की संभावना कम हो जाती है। तो वहां पे रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस ज्यादा प्रिवेल करती है। और यहां नीचे लिखा भी हुआ इस बात को कि दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, इंड्यूसमेंट विल हैव लिटिल इम्पैक्ट इन मोटिवेटिंग इन्वेस्टर्स टुवर्ड न्यू लूना टोकन्स। कि अगर ये सत्य है तो जो ये इंड्यूसमेंट एक इन लोगों ने किया, एयर ड्रॉपिंग की है लूना टोकन्स की टू डिफरेंट अमंग द वॉलेट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर, तो वो इंड्यूसमेंट का कोई इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पे दिखाई पड़ना नहीं चाहिए। और अगर इम्पैक्ट नहीं होगा तो ये जो नया लूना है, लूना 2.0, इट्स प्राइस वुड इवेंचुअली डिक्लाइन, इसका प्राइस गिरेगा अल्टीमेटली, एंड में क्रैश इवन, और ये क्रैश भी कर सकता है। सिंस इट इज बिब्लिकल सेइंग दैट न्यू वाइन कांट बी पुट इन ओल्ड बॉटल्स, एक बाइबल में ये बात कही गई है कि न्यू वाइन को हम ओल्ड बॉटल्स में नहीं डाल सकते हैं। ये जो नया लूना है जो पुराने स्टेक होल्डर्स के अकाउंट में डालकर उसको फिर से उठाने की कोशिश की गई है नए लूना को, ये शायद सही नहीं हो पाए, क्योंकि अगर हम पुरानी वाइन को डालते हैं नए अगर नई वाइन को हम पुरानी बॉटल्स में डालेंगे तो उसके फटने की, टूटने की संभावना है और वाइन स्प्लिट हो सकती है। तो इसका आज हम अध्ययन करेंगे, इसका हम इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि कहाँ तक ये बात सत्य है। तो इसी पे मैंने शुरू में भी बताया था, यही आज चर्चा का आधार है। और यहाँ पे हमने शुरुआत की है मीनिंग ऑफ एयर ड्रॉप ऑफ न्यू टोकन, कि जो नया टोकन लूना 2.0 जारी किया है टेराफॉर्म लैब्स ने, उसमें ये शब्द कई न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि एयर ड्रॉप किया गया है। और यहाँ मीनिंग दिया पहले पैराग्राफ में कि एयर ड्रॉप इज अ वाइब्रेंट मोड ऑफ पॉपुलराइजिंग क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी को पॉपुलराइज करने का एक अच्छा खासा जरिया है अमंग यूजर्स, जो यूजर्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड बाय डायरेक्टली सेंडिंग, एक रिवॉर्ड की फॉर्म में उनके वॉलेट में डायरेक्ट दिया जाता है। यहाँ लिखा है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड बाय डायरेक्टली सेंडिंग क्रिप्टो टोकन्स टू यूजर्स वॉलेट। तो ये एयर ड्रॉप का मतलब है। यहाँ पे नीचे उसका दिया भी हुआ है कि क्यों ये एयर ड्रॉप किया जाता है। दिस रिवार्ड इज यूज स्पेशली टू अट्रैक्ट अर्ली अडोप्टर्स, कि जो सबसे पहले इसको अडोप्ट करते हैं उनको रिवार्ड के तौर पर दिया जाता है ताकि इसको और पॉपुलराइज किया जाए। प्रोटोकॉल डेवलपर्स को दिया जाता है कि वो और मेहनत करें, एज वेल एज इन सर्टेन केसेस लाइक टेरा एंड लूना एक्सेट्रा टू मार्जिनली कंपेंसेट एंड इंड्यूस द इन्वेस्टर। और कई बार जैसे टेरा लूना के केस में पूरी तरह तो नहीं, मार्जिनली कंपेंसेट भी करते हैं इन्वेस्टर्स को जिन्होंने कॉइन्स को होल्ड कर रखा था टिल द क्रैश क्रैश इन द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन। तो उनको कंपेंसेट करें कि उनका नुकसान जो हुआ है उसको पार्शली कंपेंसेट करें। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य, एयर ड्रॉप ऑफ टोकन्स का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि इसको पॉपुलराइज बनाया जाए अमंग द इन्वेस्टर्स, ये मेन है। अब चाहे वो कंपेंसेट करके आप पॉपुलराइज करना चाहते हैं दोबारा इन्वेस्टर्स में, या कोई और रिवार्ड दे के पॉपुलराइज करना चाहते हैं, तो दैट डिपेंड्स बेसिकली अपॉन कंपनी टू कंपनी। यहाँ पे इस एयर ड्रॉप को हम ध्यान में रखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। और यहाँ पे एयर ड्रॉप जो किया गया है बेसिकली इसको रिवार्ड भी समझा जा सकता है और इसको कंपेंसेशन भी समझा जा सकता है जो स्टेक होल्डर्स को दिए गए हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी तरीका आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एयर ड्रॉप के मीनिंग को यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डेफी सिस्टम
या जो ये क्रिप्टो इकोसिस्टम है इसमें कि बैरियर फ्री एंट्री टू न्यू कंपटीशन। ये जो एक नया कंपटीशन है या न्यू कंपटीशन का अर्थ है कंपटीशन इन द क्रिप्टो कॉइन मार्केट। तो ये जो बैरियर फ्री एंट्री है टू दिस न्यू कंपटीशन, मैंने टाइटल वहाँ से कुछ देखा है कि बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन, जो जे.एस. बेन ने अपनी किताब लिखी थी 1956 से। तो यहाँ पे स्थिति लेकिन फ़र्क है, यहाँ बैरियर फ्री एंट्री टू न्यू कंपटीशन है। तो और वो नया कंपटीशन बेसिकली वहाँ पे नई फर्म से उसका अर्थ था, लेकिन यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो बेसिकली वो फर्म्स हैं वो सारी नई हैं जो क्रिप्टो कॉइन मार्केट में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये मार्केट अभी बहुत पुराना नहीं है, कुछ साल पहले का ही है। यहाँ लिखा है कि इन ए बैरियर फ्री एंट्री टू न्यू कंपटीशन इन क्रिप्टो कॉइन इंडस्ट्री देयर इज नो लिमिट टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ कॉइन। कि ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे जो डिजिटल एसेट है, जो डिजिटल करेंसी है, उसकी वैल्यू किसी भी हद तक गिर सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट प्राइस में लिमिट है कि जो लिमिट प्राइस है वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्राइस के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे इसका कोई लिमिट प्राइस नहीं है। देयर इज नो लिमिट प्राइस, इट कैन फॉल टू नेग्लिजिबल लेवल्स और ऑलमोस्ट टू जीरो। और अभी हमने देखा भी कि लूना और टेरा स्टेबल कॉइन के केस में वैल्यू हैज जस्ट रीच दैट नेग्लिजिबल लेवल। तो इन ए बैरियर फ्री एंट्री टू न्यू कंपटीशन इन क्रिप्टो कॉइन इंडस्ट्री देयर इज नो लिमिट टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ कॉइन, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इफ द कॉइन बिकम वर्थलेस, अगर कॉइन वर्थलेस हो जाता है, द फर्म कैन एग्जिस्ट, और फर्म एग्जिट कर सकती है, छोड़ सकती है, लिविंग इन्वेस्टर्स एट देयर ओन मर्सी, इन्वेस्टर्स को अपनी मर्सी पर छोड़ सकती है कि वो अपना दुख खुद झेलें, दुख बर्दाश्त करें अगर उन्हें लॉस हुआ है। दिस पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू कंपटीशन इज प्रिवेलेंट इन द क्रिप्टो कॉइन इंडस्ट्री। ये एक पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है इस नए कंपटीशन की जो क्रिप्टो कॉइन इंडस्ट्री में है। और दूसरी नॉवेल्टी जो है इस नए कंपटीशन में ये है कि कोई भी फर्म जो है भले थोड़े दिन पहले इंडस्ट्री से बाहर गई हो, लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा एंटर कर सकती है। यह भी एक जादुई इशू है। यहाँ पे वही लिखा है कि अनदर नोवेल्टी ऑफ दिस न्यू कंपटीशन इन क्रिप्टो कॉइन इंडस्ट्री इज द फैक्ट दैट विद इन फ्यू डेज द फर्म कैन री एंटर द मार्केट। फर्म दोबारा प्रवेश कर सकती टू प्रोड्यूस अ सिमिलर प्रोडक्ट बाय एक्टिवेटिंग अनदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बाय एक्टिंग अनदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कि एक नई ब्लॉकचेन शुरू करके वो दोबारा कोई नया प्रोडक्ट शुरू कर सकती है। पुराने का क्या हुआ उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही टेरा स्टेबल कॉइन खत्म हो गया कोई बात नहीं है, एक दूसरी ब्लॉकचेन तैयार करके एक नया टोकन वो निकाल सकती है। ये भी बड़ी बात है। कंपनी डूब गई, सब हुआ, लेकिन दोबारा वो तैयार है। इसको भी समझना आसान नहीं है कि how the resources are being generated and how quickly the company is again in a position to restart its business with a new coin called Luna 2.0. और प्राइस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज हायर। जो प्राइस है नए लूना 2.0 का, ये पिछली जो लूना है उससे हाई है। लेकिन ये प्राइस कैसे निर्धारित हुआ ये भी एक क्लैरिटी नहीं है, इज रिमेन्स ऑब्सक्योर। बस ये प्राइस निर्धारित हो गया एल्गोरिथमिक विधि से, लेकिन क्या है, कैसे निर्धारित हुआ इसका कोई रैशनल नहीं है। बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट इट्स प्राइस में फॉल सूनर देन एक्सपेक्टेड, कि इसकी जो मूल्य निर्धारित हुआ है वो उम्मीद से पहले नीचे आ सकता है। इफ नॉट अकम्पनीड बाय इंसेंटिव्स, अगर इंसेंटिव से यह के साथ अकम्पनीड नहीं है, जैसे इस केस में मैंने बताया कि टोकन्स आर बीइंग एयर ड्रॉप्ड, कई बार हायर रिटर्न्स देते हैं इन्वेस्टर्स को।
तो अगर इंसेंटिव नहीं है तो इसकी वैल्यू उम्मीद से पहले नीचे आ सकती है और किसी भी टाइम कॉइन क्रैश भी कर सकता। तो ये चीज़ें जो हैं इस मार्केट की खासियत हैं बैरियर फ्री एंट्री टू न्यू कंपटीशन की। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि रीसेंट पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टेरा एंड लूना इज अ टेस्टिमनी ऑफ इट, कि ये जो सारी विशेषताएं हमने आपको बताई, ये सारी विशेषताएं आपको दिखाई पड़ेंगी अगर आप बहुत क्लोज स्टडी कर रहे हैं टेरा और लूना की, और तो आपको ये सारी विशेषताएं इस मार्केट में दिखाई पड़ेंगी। अब आइए देखें कि क्या मॉडिफिकेशंस टेरा और लूना में हुए हैं, थोड़ा उसको समझ लें। और जो नया क्रिप्टो टोकन टेराफॉर्म लैब्स ने निकाला है तो उसको देख लें। ये फोर्थ पॉइंट है, मॉडिफिकेशंस इन टेरा एंड लूना। Because of barrier-free entry, Terraform Labs acting swiftly has launched Terra 2.0 version of blockchain technology on May 28, 2022। यानी करीब मई 8 को ये इसकी वैल्यू क्रैश की थी और मुश्किल से महीने भर के अंदर, महीने भर से भी कम समय के अंदर इन लोगों ने एक नई ब्लॉकचेन तैयार की जिसे टेरा 2.0 वर्जन कहते हैं, और एक नया टोकन उस पर जारी किया लूना 2.0। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि बिकॉज ऑफ बैरियर फ्री एंट्री, जो हमने बताया कि ये मार्केट ऐसा है जिसमें कोई बैरियर है ही नहीं, ना एंट्री में ना एग्जिट में। तो टेराफॉर्म लैब्स ने स्विफ्टली एक्ट किया और एक नई ब्लॉकचेन टेरा 2.0 स्टार्ट की मई 28, 2022 को, यानी 20 दिन लगे होंगे मुश्किल से। ये ब्लॉकचेन वही है जैसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी, सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद लिटिल मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड टेरा 2.0। और जो टोकन वो इशू कर रहे हैं उस पर, उसका नाम है लूना 2.0, हुज टोकन्स आर नेम्ड एज, इसका नेटिव टोकन है लूना 2.0। ओरिजिनल ब्लॉकचेन जो है टेरा ब्लॉकचेन, उसका नाम कर दिया टेरा क्लासिक। ओरिजिनल ब्लॉकचेन और नेटवर्क इज कॉल्ड टेरा क्लासिक, ये लिखा है। Whose tokens are renamed as लूना क्लासिक, जिसके टोकन्स का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम लूना क्लासिक LUNC लुंक कर दिया गया है। लूना क्लासिक आप कह सकते हैं, जो ओरिजिनल ब्लॉकचेन है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि नो स्टेबल कॉइन इज ऑफर्ड इन न्यू और ओल्ड नेटवर्क, कि ना तो नए में और ना पुराने नेटवर्क में कोई स्टेबल कॉइन ऑफर नहीं किया जा रहा। यानी एक तरह से ये कहा जाए स्टेबल कॉइन जो टेरा था, टेरा स्टेबल कॉइन, उसे बंद कर दिया गया। अब आइए इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे नजर डालें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू 1 बिलियन लूना टोकन्स की जो एयर ड्रॉप हुए हैं 1 बिलियन लूना टोकन्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन से स्टेक होल्डर्स है जिनके बीच होगा। तो वहां लिखा है टेंटेटिव पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर ड्रॉप ऑफ न्यू लूना टोकन्स अमंग टेरा स्टेक होल्डर्स ऑन द क्लासिक चेन इज शोन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। कि जो एयर ड्रॉप हैं नए लूना टोकन यानी लूना 2.0 के, इट विल बी अमंग टेरा स्टेक होल्डर्स जो क्लासिक चेन पे, जो पुरानी टेरा फॉर्म लैब्स की जो टेरा चेन है उस पर जो लोग हैं स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में उसे दिखाया गया है। ये नेक्स्ट स्लाइड है। ये थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा माइल्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की गुंजाइश नहीं है इसको स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 बिलियन लूना 2.0 कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। वो 70-30 का अनुपात है। 70% जो है जो टेरा स्टेक होल्डर्स हैं क्लासिक चेन में, उनके पास रहेगा 1 बिलियन का, यानी 700 मिलियन जो लूना 2.0 है। और 30% जो है यानी 300 मिलियन वो टेरा गवर्नेंस जो कर रहे हैं
उनके पास रहेगा, क्योंकि उनको पैसा लगाना पड़ता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 30% और 300 मिलियन ऑफ लूना 2.0 विल बी रिसीव्ड बाय टेरा कम्युनिटी पूल। पूल इज कंट्रोल्ड बाय टेरा गवर्नेंस टू फंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को फंड करने में वहाँ खर्च करेंगे। तो जो 1 बिलियन है उसका 300 मिलियन जो है वो जो ओनर्स हैं वो रखेंगे फॉर फंडिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज। 70% जो टेरा डिस्ट्रीब्यूशन है 700 मिलियन लूना 2.0 का, इट इज एयरमार्क टू टेरा स्टेक होल्डर्स ऑन क्लासिक चेन। वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो टेरा स्टेक होल्डर्स है क्लासिक चेन पे उनके दिया जाएगा। अब उनमें 30% यानी 700 मिलियन का जो 30% है जो इनिशियल सप्लाई है, दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा पहले से लगा रखा था। अब ये थोड़ा सा यहाँ देखने का है कि कितना हिस्सा किसको जाएगा, क्योंकि लोगों ने डीपैगिंग के पहले ले रखा था या बाद में लिया। अगर पहले ले रखा था तो उनको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है, बाद में लिया तो प्रॉफिट मोटिव की वजह से भी ले सकते हैं। तो ये 30% का डिस्ट्रीब्यूशन उन स्टेक होल्डर्स में होगा जिन्होंने कॉइन पहले जो लिया होगा, टेरा स्टेबल कॉइन या लूना कॉइन, वो अपने पास रखा होगा, तो उनको कंपेंसेट करने के लिए एक जरिया है। और 70% जो है अमाउंट जो एयर ड्रॉप होंगे वुड बी स्टेक्ड विद वैलिडेटर्स। वो वैलिडेटर्स के पास रहेंगे, क्योंकि वैलिडेटर्स का भी काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी तरह का क्योंकि वो सारा प्रूफ ऑफ वर्क का कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि जब तक वो ट्रांजैक्शंस वैलिडेट नहीं करते तब तक ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं माने जाते। और कई बार जो साइबर अटैकर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि फंक्शनिंग को विशिएट करें, और उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ टोकन जो है वो स्टेक के रूप में वैलिडेटर्स को दिए जाते हैं, ताकि वो एफिशिएंटली फंक्शन को परफॉर्म करें और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंटली फंक्शन करती रहे। तो 70% जो एयर ड्रॉप अमाउंट है वो, यानी 700 का 70% जो है वो इट विल बी स्टेक्ड विद वैलिडेटर्स फॉर 2 लॉन्ग ईयर्स। 2 साल के लिए उनके पास रहेगा। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। यानी एक तरह से जो 1 बिलियन टोकन्स हैं जो एयर ड्रॉप किए गए, वो एक तरह से फिर से उन्हीं लोगों में जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको लुभाने के लिए कुछ दिए गए, और कुछ टेरा कम्युनिटी पूल के पास रहे और कुछ वैलिडेटर्स के पास रहे। तो एक तरह से जो ये नई वाइन लूना 2.0 जिसे नया टोकन कह रहे हैं, इट इज अगेन अ मेजर चंक इज बीइंग एयर ड्रॉप्ड अमंग द ओल्ड यूजर्स, इज बीइंग पोर्ड इन द ओल्ड बॉटल्स, जैसे हम कहेंगे अ न्यू वाइन इज पोर्ड इन द ओल्ड बॉटल्स। तो व्हेन यू पुट न्यू वाइन इन द ओल्ड बॉटल्स, पॉसिबिलिटी कि वो बॉटल क्रैक कर जाए और वाइन स्प्लिट कर जाए उसका रहता है। तो वो चीज यहाँ पे आपको दिखाई भी देगी। प्राइस पैटर्न ऑफ लूना 2.0 सिंस लॉन्च, कि ये प्राइस पैटर्न है 28 मई से। ये 4:30 का समय यहाँ दिया हुआ, 16:30 शाम के। और इनिशियल लॉन्च प्राइस जो है वो करीब $60 से ऊपर है। और 31 मई यानी लगभग 4 दिन में ये $9 से ऊपर चला गया था, लगभग $10 टच कर रहा है, यानी 10 से थोड़ा नीचे था। और 31 मई के बाद इसका पैटर्न आप देख सकते हैं कि ये बराबर गिरता चला जा रहा है, और अब गिर के लगभग $3 के आसपास आ गया है। बहुत स्टीप फॉल है। तो बहुत लंबे समय तक ये बस 4 दिन तक ही अपनी
कुछ एक्टिविटी ये सस्टेन कर पाया एंड देयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग। क्योंकि जो पास्ट मेमोरीज हैं वो जल्दी फेड नहीं होती और लोगों के इन्वेस्टर्स के माइंड में वो चीज़ें सब हैं कि हाउ द वैल्यू ऑफ लूना हैज़ क्रैश्ड। इसके अलावा और भी कारण हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा क्रैश कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बराबर गिरती जा रही है। उसको भी हम अभी देखेंगे आगे कि और क्या कारण है। इसी पैटर्न को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइस पैटर्न ऑफ लूना 2.0 क्लियरली एग्जिबिट दैट स्ट्रेटजी ऑफ लॉन्चिंग न्यू टोकन्स, कि जो नई टोकन लॉन्च करने की स्ट्रेटजी रखी गई एंड देयर एयर ड्रॉप, और उसको इंड्यूसमेंट के लिए जो लोगों के वॉलेट्स में डाला, जो पुराने यूजर्स थे उनको कुछ कंपनसेट किया गया और कुछ वैलिडेटर्स के अकाउंट में डाला गया और कुछ गवर्निंग जो उनकी कम्युनिटी पूल है उसमें डाला गया, हैज़ फेल्ड टू अपलिफ्ट द सेंटिमेंट। इन सब के बावजूद भी वो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को अपलिफ्ट नहीं कर पाया। अराउंड 4 days इट रीच द पीक वैल्यू। 4 दिन यानी 31-28 को लॉन्च हुआ, 28, 29, 30, 31, 4 दिन में उसकी पीक वैल्यू $9.86 रही। तो 4 दिन में ये $9.86 पे पहुंचा एंड डिसेंडेड, और उसके बाद ये बराबर गिरता चला गया। और जो लास्ट डेट है थी लगभग वो जून 10 के आसपास रही होगी, जब इसकी वैल्यू 3 के करीब है, $3, यानी गिर के अब ये $3 पर आ गया है। तो दिस इज इन लाइन विद रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस हमने आपको बताया कि वो बताती है कि पीपल मे बी रॉन्ग समटाइम्स बट दे आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग, यानी पीपल लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। तो अगर पहले उन्होंने कोई गलती की है, दोबारा उसी कॉइन में इन्वेस्ट करने में वो गलती नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इसकी डिमांड गिरी और इसकी वैल्यू बराबर गिरती जा रही है डिस्पाइट एयर ड्रॉपिंग ऑफ दीज कॉइन्स बाय द कंपनी। तो दिस इज इन लाइन विद रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस एंड बाइब्लिकल सेइंग, कि जो मैंने आपको बताई थी कि यू कांट पुट न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल्स, कि आप नई वाइन को, नई शराब को, नई करेंसी को पुरानी बोतलों में नहीं भर सकते। इन्होंने कोशिश की करीब $1 बिलियन स्टेक होल्डर्स में बांटने की, लेकिन वो काम नहीं की। और एक और कारण है कि स्ट्रेटजी काम नहीं करने का कि पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से सॉरी, इन्फ्लेशन बहुत अधिक है, इंडिया में नहीं पूरे ग्लोब में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जून 14-15 को जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है उनकी मीटिंग होने वाली है, और उसमें जो पॉलिसी रेट्स है, फेड पॉलिसी रेट्स इंडिया में रेपो रेट जैसे है, तो 14-15 को वो रेपो रेट दोबारा रिवाइज किए जा सकते हैं और बढ़ाए जा सकते हैं। और अगर रेपो रेट बढ़ता है तो उस केस में लोग इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करते हैं, रिस्की एसेट्स की बजाय रिस्क फ्री एसेट्स में लगाते हैं। तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे दोबारा एक क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है विद फेड पॉलिसी रेट्स लाइकली टू बी रिवाइज्ड इन द मीटिंग ऑन जून 14-15। आज 12 तारीख, इस समय 13 तारीख है इस समय, और क्योंकि रात का समय 12 बज गया है, तो 14 और 15 को मीटिंग है, तो मोस्ट लाइकली 14 की रात में या 15 को हमें पता चलेगा कि पॉलिसी रेट क्या है। और अगर यूएस में पॉलिसी रेट 0.5% से फिर बढ़ता है, जिसकी संभावना है, तो इट्स नो वंडर इफ लूना 2.0 वैल्यू में डिप सिग्निफिकेंटली अलॉन्ग विद अदर क्रिप्टो कॉइन। ये जो नई करेंसी है लूना 2.0 नया टोकन है, इसकी वैल्यू $3 से गिर के $1 के नीचे ना चली जाए। तो ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी रेट्स क्या होंगे, और उम्मीद पूरी है कि ये बढ़ेंगे।
तो यहाँ लिखा हुआ है उसी चीज को कि एज इन्फ्लेशन रेट अक्रॉस ग्लोब कंटिन्यूज टू रिमेन एट एलिवेटेड लेवल्स, फर्दर इंक्रीज इन फंड रेट बाय 0.5% इज एक्सपेक्टेड। कि फेडरल फंड रेट जो है वो हो सकता है कि 0.5% से बढ़े, क्योंकि पिछली बार जब बढ़ाए थे 5 मई को, तो फेडरल रेट 0.75 से 1% के बीच थे। अब ये बढ़ के हो सकता है कि 1.25 से 1.50 के बीच हो जाए। तो इट विल अगेन शिफ्ट इन्वेस्टर्स टूवर्ड नॉन रिस्की एसेट्स, यानी रिस्की एसेट्स से वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करेंगे नॉन रिस्की एसेट्स, विच में कॉज अनदर क्रैश इन क्रिप्टो मार्केट, जो क्रिप्टो मार्केट में एक जबरदस्त भूचाल ला सकता है, स्टॉक मार्केट में भी ला सकता है। उसके इंडिकेशंस दिख भी रहे हैं इधर न्यूज़पेपर्स में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है। तो इसलिए जो नई करेंसी लूना 2.0 है उसका फ्यूचर अभी फिलहाल ब्लैक दिखता है। अब मेजर्स एंड इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि अगर इन्वेस्टर्स को रिकरिंग लॉस हो रहा है तो क्रिप्टो कॉइन मार्केट को क्या रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और इस क्रैश के और क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज राइटली इम्पोज 30% गिफ्ट टैक्स, कि भारत सरकार ने 30% गिफ्ट टैक्स लगा रखा है कि अगर आपके वॉलेट में गिफ्ट के रूप में चाहे एयर ड्रॉप हो या डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, कहीं से भी आपके यहाँ डिजिटल एसेट आता है तो 30% उस पर गिफ्ट टैक्स लगेगा, बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ टोकन्स एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। वो जब क्रेडिट होगा आपके वॉलेट में अपने, तो उस समय वो 30% टैक्स उस पर इम्पोज हो जाएगा। इसके अलावा 30% टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम पे लगाया है, कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी 30% पे टैक्सेबल है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जीएसटी भी लगाया हुआ है, लेकिन अभी जीएसटी में थोड़ा सा एक दिक्कत है, वो ये है कि अथॉरिटीज हैव टू डिसाइड वेदर वर्चुअल एसेट इज अ गुड और सर्विस, सो दैट जीएसटी कुड बी अकॉर्डिंगली इम्पोज। जीएसटी 28% गवर्नमेंट लगाने की बात कही है, तो वो तभी लग पाएगा अगर उसे गुड की तरह या एसेट की तरह ट्रीट करें। सर्विस पे अगर हम लगाएंगे तो 18% से शायद ज़्यादा ना लग पाए। तो वर्चुअल एसेट क्योंकि अभी टैक्सेबल नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जो प्रोविजंस हैं, टैक्स लॉज हैं, उनमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा और वर्चुअल एसेट को उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उम्मीद है जल्दी करेगी। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो मेजर्स हैं, सच मेजर्स आर यूजफुल टू डेटर इन्वेस्टर्स। अगर आप 28 ये और 30 वो लगा दें, मोर देन 50% इनकम ख़त्म कर दें, तो ये अच्छे मेजर्स हैं टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। एक स्पेकुलेटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के अच्छे मेजर्स हैं, विच अदरवाइज में इनहिबिट कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी खतरा है, इसलिए इसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकना है। और कैसे खतरा है वो कारण भी यहाँ दिए हैं, यानी पहला ये है कि पर्पस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज नॉट वेल डिफाइंड, कि किस तरह के खतरे हैं। ये जो क्रिप्टो करेंसीज बनाई गई इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है ये डिफाइंड नहीं है। फिलहाल कई केसेस मिलते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में इसका यूज है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं एल सल्वाडोर वगैरह जहां इसका बहुत यूज है। तो पर्पस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज नॉट वेल डिफाइंड। उसके बाद दूसरा जो कारण है कि क्यों इसकी ग्रोथ की, वैल्यूएशन लैग यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्ड है। मैंने कई लोगों से बात की कि भाई इसका वैल्यूएशन कैसे है, एक बिटकॉइन बहुत महंगा है, इथर उससे सस्ता है, बाकी कॉइन और भी सस्ते हैं, तो वैल्यूएशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और तीसरा खतरा जो है वो अनरेगुलेटेड यूज ऑफ जीएससी लिखा है। जीएससी मतलब ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स।
स्टेबल कॉइन्स मैंने लास्ट उसमें एक्सप्लेन भी किया था, वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था जिसकी वैल्यू डॉलर से पेग रहती है। ग्लोबल स्टेबल कॉइन ज्यादातर फिएट करेंसी से बैक्ड है। यहां लिखा हुआ है जीएससी बैक्ड बाय फिएट करेंसीज एज रिजर्व्स, कि जो फिएट करेंसीज हैं उसको रिजर्व के तौर पे रखा हुआ है, और ये मीन्स ऑफ पेमेंट्स हैं इन मेनी कंट्रीज। कि ग्लोबल स्टेबल कॉइन जो है दे आर मीन्स ऑफ पेमेंट इन मेनी कंट्रीज, या सर्टेन कंट्रीज लिखा है, लेकिन कई कंट्रीज में ये मीन्स ऑफ पेमेंट है, इंक्लूडिंग यूएस। यूएस ने भी इसे मीन्स ऑफ पेमेंट बना रखा, और साथ ही साथ इनका यूज स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में भी है, जिसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं। दे कैन कन्वर्ट देयर क्रिप्टो करेंसीज इनटू स्टेबल कॉइन्स एंड स्टेबल कॉइन्स इनटू क्रिप्टो करेंसीज बैक। तो ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को भी प्रमोट करती है स्टेबल कॉइन्स। तो अगर तमाम कंट्रीज इसको मीन्स ऑफ पेमेंट और ई कॉमर्स कंट्रीज इसको मीन्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो कंट्रीज की सोवरेन करेंसीज हैं उनको भी खतरा रहेगा। इसलिए यहां लिखा नीड फॉर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन यूज ऑफ ग्लोबल स्टेबल कॉइन। इसके यूज पर भी स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है। यहां लिखा लार्जर यूज ऑफ जीएससी फॉर मेकिंग पेमेंट्स वुड एनकरेज, कि अगर हम ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स को पेमेंट के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो डेफी प्रोटोकॉल्स हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, वो ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स का यूज करेंगे सेविंग्स का और लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए। कि लोग स्टेबल कॉइन में लगा के उसे वहां सेव कर लें अपने वॉलेट में, तमाम जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, और उसके माध्यम से वो लेंडिंग एक्टिविटीज प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे ये सब होने लगेगा तो उसका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जो बैंक्स हैं, उस पर बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। पूरा फाइनेंशियल लैंडस्केप बदल जाएगा और बैंक्स एक तरह से कहीं रिडंडेंट इंस्टीट्यूशंस ना हो जाए। तो ये चीज भी एक देखने की जरूरत है। इसलिए रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर ही बैन लगा रखी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भारत में उसे खोला गया और गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उस पर टैक्सेशन लगाया है। और यहां नीचे एक और लाइन लिखी है कि इट्स ग्रेटर अनरेगुलेटेड यूज वुड मिटिगेट द एफिकेसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स हैं इसकी एफिकेसी को भी रिड्यूस कर देगा अगर अनरेगुलेटेड यूज रहा, कोई रेगुलेशन नहीं लगाएगा। तो आप मनी सप्लाई कंट्रोल करना चाहेंगे, लोग ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स को प्रमोट कर लेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो मैं जिस बात को कह रहा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वायबिलिटी खतरे में है, मॉनेटरी पॉलिसी की एफिकेसी खतरे में है, क्योंकि ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स जो बन के तैयार हो रहे हैं, जो एक तरफ मीन्स ऑफ पेमेंट भी हैं और दूसरी तरफ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को भी प्रमोट कर रहे हैं, उससे इंडिया को नहीं, वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे यूएस हो, यूके हो, इन सब जगह सिमिलर थ्रेट इज फॉर द बैंकिंग सेक्टर, फॉर द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी। So there is a dire need of strictly regulating growing use of global stable coins. ये जो ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स का यूज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्रिप्टो ट्रेडिंग बढ़ रही है, एक बहुत सख्त जरूरत है कि इसको रेगुलेट किया जाए। एंड यूएस मस्ट एक्ट स्विफ्टली। यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसमें तेजी से काम करे इस दिशा में, क्योंकि बल्क ऑफ ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स आर बैक्ड बाय यूएस डॉलर। क्योंकि ज्यादातर जो ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स हैं वो यूएस डॉलर से बैक्ड हैं और ज्यादातर ये कंपनीज यूएस में ही ओरिजिनेट कर रही हैं।
USD कॉइन है, टीथर है, ये सब स्टेबल कॉइन्स हैं और ये ज़्यादातर जो है डॉलर डिनोमिनेटेड हैं, डॉलर बैक्ड हैं, फिएट करेंसीज बैक्ड हैं। तो इसलिए इस मार्केट को, जो ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स है, इसको जल्दी से रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इस दिशा में यूएस को कोई ठोस कदम लेना पड़ेगा और साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी इसमें आना पड़ेगा, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हो, ऑल हैव टू पूल देयर एफर्ट्स टुगेदर, देन ओनली वन कुड स्ट्रिक्टली रेगुलेट द यूज ऑफ ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स। और एक बार इसको अगर हम रेगुलेट कर ले गए तो क्रिप्टो मार्केट को फिर रेगुलेट कर लेंगे। और भी जो समस्याएं क्रिप्टो मार्केट में बताई हैं वैल्यूएशंस वगैरह के, उसको भी देखने की जरूरत है। तो ये मेजर्स जो इंडिया में लिए गए हैं और जो लेने की ज़रूरत है उस पर यहाँ पे हमने फोकस किया हुआ है। और बाकी मैंने आपको बताया कि जो 14-15 को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी यूएस की, फेडरल रिजर्व सिस्टम की, अगर उससे पॉलिसी रेट बढ़ता है तो क्रिप्टो मार्केट में विटनेस अनदर क्रैश। तो ये टोटल आज का लेक्चर है और आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा। माई गुड विशेज एंड गुड नाइट टू यू ऑल। थैंक्स अ लॉट। ओके, गुड।